मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। मनी पटियाला शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन मनी किसी काम से अपने घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदने जाता है और जैसे ही वो सामान खरीदकर निकलने लगता है तो मॉल का मैनेजर उसे कहता है, सर, आप हमारे लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारे आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है जी, वो भी फ्री में। आप अपने साथ अपना एक कोई भी दोस्त लेकर जा सकते हैं, उसको भी ये सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अरे सर, धन्यवाद। सर, आपका ये होटल कहाँ पर है? ओ सर, हमारा होटल गोविंदगढ़ में है। सर, आपको आज ही गोविंदगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि ये ऑफर शुरू हो चुका है। जी सर, मैं अभी ही आधे घंटे में गोविंदगढ़ के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? मनी मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मनी अपने साथ चलने के लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त हनी को फोन करता है। और भाई हनी, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। भाई तू सुना, तूने मुझे आज कैसे याद किया? मुझे ना एक गोविंदगढ़ के आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है और वो भी फ्री में, और मैं अपने साथ अपना कोई भी एक दोस्त लेकर जा सकता हूँ। क्या तू चलेगा मेरे साथ? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकलना है बोल। बस भाई, तू पैकिंग कर ले, आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ बस, मैं जल्दी से पैकिंग करके तेरे घर पर आता हूँ। जल्दी आजा भाई, आज तो अपने मजे हैं। हनी अपनी पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाता है। मनी के घर पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर
गोविंदगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अभी कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ था। पता नहीं भाई, आज मौसम को क्या हो गया है। पर तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। देख तुझे कैसे चुटकियों में मैं गोविंदगढ़ पहुंचाता हूँ। अरे भाई, जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे की चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहोली नाम के गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अरे भाई, अब ये इस गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं भाई, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई क्या करे? आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और रात भी होने वाली है। क्यों ना आज रात इसी गांव में कोई रहने की जगह देखकर रुक जाए। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने आसपास देखते हैं। उन्हें एक व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो मनी उससे पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों रात गुजार सके? यहाँ पर रहने के लिए एक होटल तो है, पर वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो होटल में कहा जाता है कि अक्सर मुर्दे दिखाई देते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अरे भाई, क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? ये मुर्दे वुर्दे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या। यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वो होटल दिख जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। चल यार मनी, हम चलते हैं। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा था। उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करके दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर, यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है। उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है, जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है। आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है तो वहां पर एक लड़की की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। ये देखकर
दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल चुका था। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। जैसे ही दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कुछ और मुर्दे आ जाते हैं और वो हनी और मनी दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका पाकर मैनेजर हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हनी! अरे मैनेजर, तुमने ये क्या किया? मेरे दोस्त पर हमला क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मनी, मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन मुर्दों से, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही मनी हनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मैनेजर उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते मनी वहीं पर मर जाता है। फिर मैनेजर दोबारा हनी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। फिर अगली सुबह होटल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ मुसाफिर उस होटल में रुकने के लिए आते हैं। जैसे ही होटल का दरवाजा खुलता है, वो वही मैनेजर जो ज़ोंबी बन चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है और उन मुसाफिरों का स्वागत करता है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे इस आलीशान होटल में। हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जैसे ही मुसाफिर अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। ना ही कोई लाश होती है और ना ही खून की एक बूंद वहां पर होती है। और हनी और मनी, जिन्हें मुर्दों ने मिलकर मार दिया था, वो भी एकदम ठीक होते हैं और उसी होटल में कर्मचारी बनकर साफ सफाई कर रहे होते हैं। एक दिन गांव में मेला लगा था। उसमें बहुत सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी में सारिका और उसकी बेटी प्रिया भी घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों थक गए और गन्ने का शरबत पीने के लिए रुक गए। शरबत की दुकान के बाजू में ही खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े खिलौने थे। प्रिया का ध्यान उस दुकान में रखी हुई एक गुड़िया पर गया। वो गुड़िया बाकी सारी गुड़ियों से अलग और बड़ी दिख रही थी। प्रिया का ध्यान उस गुड़िया पर ही था। वो उसे देख रही थी और अचानक गुड़िया प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया भी उस गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी। गुड़िया ने सिर हिला के प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया ने भी उसकी बात मानकर शरबत का ग्लास नीचे रखा और उसके पास चली गई। प्रिया ने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगी। प्रिया को अपने पास ना पाकर सारिका डर गई। प्रिया, 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 कहाँ हो तुम? प्रिया! सारिका की आवाज सुनकर प्रिया ने खिलौनों की दुकान से आवाज लगाई। माँ, मैं यहाँ हूँ। सारिका दौड़ती हुई उस दुकान में गई।
कितनी घबरा गई थी मैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, ये गुड़िया देखो ना, कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मुझे ये चाहिए। सारिका ने गुड़िया की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। फिर उसने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई साहब, इस गुड़िया के कितने हुए? जी 50 रुपए। सारिका ने उसे पैसे दिए और दोनों उस दुकान से निकल पड़े। गुड़िया फिर से हंसने लगी, पर इस बार उसकी हंसी कुछ डरावनी लग रही थी। सारिका और प्रिया अपने घर पहुंचे। घर आते ही प्रिया ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके साथ खेलना। चलो, रख दो उस गुड़िया को और जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने नाखुश होकर गुड़िया को एक जगह पर रखा और किताबें लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रिया के जाने के बाद गुड़िया ने अपनी मुंडी सारिका की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। प्रिया को आता देख गुड़िया फिर शांत हो गई। रात को मैं इस गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। ठीक है, अब पढ़ाई करो। रात हो गई थी और प्रिया के पापा रंजीत भी अपने काम से वापस आ गए। पापा के आते ही प्रिया ने पढ़ाई बंद की और उन्हें गुड़िया दिखाने लगी। पापा, ये देखो, हमने नई गुड़िया खरीदी। रंजीत वो गुड़िया देखकर गुस्सा हो गया और सारिका को आवाज देने लगा। सारिका, सारिका, बाहर आओ। सारिका दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रंजीत ने गुस्से में वो गुड़िया जोर से फेंक दी और इस वजह से उस गुड़िया की मुंडी टूट गई। दोनों को जकड़ता देख प्रिया रोने लगी और दौड़कर गुड़िया के पास चली गई। टूटी हुई गुड़िया को लेकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद सारिका प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाने आई। प्रिया बेटा, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रिया ने खाने से साफ इनकार कर दिया। गुड़िया टूटने की वजह से वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बिना कुछ खाए गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। सारिका और रंजीत अपने कमरे में सो रहे थे। प्रिया भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया की पकड़ से बाहर आई और अपने आप चलने लगी। उसकी टूटी हुई मुंडी उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। चलते चलते वो प्रिया के कमरे से बाहर आई और सारिका और रंजीत के कमरे में जाने लगी। गुड़िया उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने अपना एक हाथ खड़ा किया और उन दोनों को हवा में उठा लिया। जैसे ही वो छत तक पहुंचे, गुड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो जोर से जमीन पर आ गिरे। दोनों नींद से जाग गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में सारिका का ध्यान गुड़िया की तरफ गया और उसे देखकर वो डर गई। वो गुड़िया अपनी मुंडी अपने एक हाथ में लिए खड़ी थी। ये कहां से आ गई और अपने आप खड़ी है?
रंजीत गुस्से में गुड़िया उठाने के लिए गया, पर वो गुड़िया इतनी भारी हो गई थी कि रंजीत पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुड़िया उससे हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार गुड़िया को गुस्सा आया और उसने रंजीत को जोर से बिजली का झटका दिया। झटके से रंजीत दूर जाकर गिरा। तुमने मेरी प्रिया को रुलाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया ने रंजीत की छाती पर छलांग लगाई। गुड़िया का वजन रंजीत को सहन नहीं हो रहा था। वो रंजीत की छाती पर अपने पैर पटकने लगी। जैसे जैसे गुड़िया की मार बढ़ती गई, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में रंजीत की मौत हो गई। सारिका मौत का ये सारा नजारा कोने में रोते हुए देख रही थी। गुड़िया रंजीत को मारने के बाद सारिका की तरफ बढ़ने लगी। गुड़िया को आता देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। मुझे कुछ मत करो। प्रिया का मेरे सिवा कोई नहीं है, हमें छोड़ दो। प्रिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब से मैं प्रिया का ख्याल रखूंगी। गुड़िया अपने हाथों से बिजली निकालकर सारिका पर बरसाने लगी। उस बिजली के झटके को सारिका सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों को मारने के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाकर सो गई। क्या यार, तुम लोग मुझे जबरदस्ती हिल स्टेशन पर लेकर जा रहे हो। यू नो गाइस, आई एम अ बीच पर्सन। ए चुप रह, बड़ी आई बीच पर्सन। बाकी चारों को हिल स्टेशन जाना था, तू अकेली है बीच जाने वाली। 5 दोस्त मोहन, राजू, समीर, पूजा और नेहा एक ट्रिप पर हिमाचल जा रहे थे। पूजा को छोड़कर सब बहुत खुश थे क्योंकि पूजा को पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं थे। वहाँ पहुँचकर उन्हें एक आलीशान होटल मिलता है जो किसी पुराने महल जैसा दिखता है। वाओ, क्या होटल है। मुझे इस होटल से कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही है। तू तो रहने ही दे पूजा, तुझे तो पूरे हिमाचल से ही नेगेटिव वाइब आएगी। अरे तू क्यों उसकी टांग खींचता रहता है। चलो चेक इन करते हैं। वो लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमयी था, लेकिन तभी होटल का स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है तो उन लोगों को थोड़ा सही लगता है। वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और फिर उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। ये बात तो सच है। इट्स डिलीशियस। ये लीजिए होटल की स्पेशलिटी स्मूदी। थैंक यू सो मच। वो स्मूदी सबने ले तो ली, लेकिन मोहन ने वो पी नहीं। बहुत ठंडी है ये, मैं नहीं पीऊंगा। किसी और को एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ ला, मुझे दे दे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पूजा अपने कमरे में अकेली थी और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये होटल वाकई अजीब है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत उठकर चारों तरफ देखती है, पर कोई नहीं होता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई देता है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पूजा के होंठ कांपने लगते हैं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? वो साया और करीब आ जाता है। पूजा डर के मारे बिस्तर में घुस जाती है और कंबल अपने सिर तक खींच लेती है। कमरे के हर कोने से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बेड के नीचे घुस गया है। दूसरी तरफ राजू भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है,
उसे ऐसा लगता है कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं। वो बिस्तर से उठकर दीवारों को गौर से देखता है। सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक कमरे में रखी अलमारी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये क्या हो रहा है? अलमारी में कोई है क्या? राजू पसीने में लथपथ हो जाता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज और तेज हो जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो बिस्तर पर वापस जाकर खुद को कंबल में लपेट लेता है। ये सब बस भ्रम है। सो जा राजू, सो जा। उधर समीर भी अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। आवाजें अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है? कौन इतनी रात में बातें कर रहा है? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सीलिंग फैन उसके ऊपर आ गिरा है। वो घबराकर उठ बैठता है, लेकिन वहाँ कोई पंखा नहीं था। अरे हाँ, ये तो हिल स्टेशन है। यहाँ पंखा कैसे हो सकता है? फिर मुझे क्या दिख रहा था? समीर ने कंबल को खींचकर अपने सिर तक कर लिया। तभी अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से धक्का दे रहा हो। कौन है यहाँ पर? कौन है यार? मजाक मत करो। उसके बोलते ही बिस्तर के हिलने की रफ्तार और बढ़ गई, और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे दीवारों के पार नहीं जा रही थी। बचाओ, कोई है, प्लीज। वो घबराकर उठ बैठा और बाहर की तरफ भागा, और इसी दौरान नेहा की नींद अचानक टूटी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे और पूरे कमरे में खून फैल गया, उसके बिस्तर पर भी। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतना खून कहाँ से आ गया? खून की गंध इतनी तेज थी कि नेहा को उल्टी होने लगी। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा जाम हो चुका था। कोई मेरी मदद करो! तभी उसके पैर फिसल गए और वो खून में गिर पड़ी। उसकी पूरी ड्रेस खून से लथपथ हो गई और उसे लगने लगा कि अब वो भी इस खून में डूब जाएगी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। वो जैसे तैसे उठती है और मोहन के कमरे की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि समीर, पूजा और राजू भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। मोहन उन चारों को देखकर हैरान रह गया। मोहन, मेरे कमरे में कोई साया था। वो यार, मेरे साथ भी बहुत अजीब हुआ। कोई मेरे बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा था और किसी ने मेरा पैर खींचने की कोशिश की। अगर ये सब और हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। और मेरे कमरे में खून, हर जगह खून ही खून। मेरी हालत देखो जरा, मैं भी खून से लथपथ हो गई। कहाँ है खून? तेरी ड्रेस पर तो खून की एक छींट भी नहीं है। नेहा ने देखा तो सचमुच उसकी ड्रेस एकदम साफ थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? पर मैंने जो देखा वो सच था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ यार, चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग पागल हो क्या? मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारे कमरों में चलकर देखता हूँ। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की और उनके साथ बाहर निकला। तभी एक विक्रम नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया। तुम लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ है क्या? मेरे दोस्त निशांत के साथ तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है। वो बेड पर चीख रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है और कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं?
तभी राजू अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है। वो दीवार के पास जाकर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है और बुरी तरह हंसता है, जैसे उस पर किसी का साया हो। राजू, क्या कर रहा है? तुम लोग नहीं समझोगे, ये होटल ये हमें खा जाएगा। मोहन, इसे रोको, ये पागल हो रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो, हमें इसे रोकना होगा। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। विक्रम और मोहन जल्दी से राजू को पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। समीर, नेहा और पूजा भी उसी कमरे में रुकते हैं। हमें पता करना होगा कि इस होटल में आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है ये सब होटल की स्पेशल ड्रिंक की वजह से हो रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया? हम दोनों ने वो स्मूदी नहीं पी थी, इसीलिए हम ठीक हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी से किचन में जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है। दोनों किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में घुसते ही उन्हें अजीब सी चीजें दिखती है, जैसे दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान, फर्श पर बिखरी हुई मोमबत्तियां और कुछ काले धागों में बंधी गुड़िया। ये सब क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी विक्रम अचानक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे दोस्त। तुम भी अब हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हो। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम जबरदस्ती मोहन के मुंह में वो स्पेशल ड्रिंक डाल देता है। मोहन कोशिश करता है कि वो उसे ना पिए, लेकिन अंततः वो उसे निगल ही लेता है। अचानक मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे हर चीज डरावनी दिखने लगती है। नहीं नहीं, मेरी बॉडी जल रही है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ! मोहन चीखते चिल्लाते हुए किचन से बाहर भागता है। हर कोना, हर दीवार उसे हिलते डुलते और डरावने लगते हैं। वो जानता था कि ये सब हेल्यूसिनेशन था। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वो भी फंस चुके हैं। मोहन अपने कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलकर पूजा, समीर, नेहा और राजू को बाहर निकालता है। मोहन, हमें यहाँ से बाहर ले चलो, ये जगह हमें मार डालेगी। जल्दी करो, ये होटल हमें निकल जाएगा। सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन होटल का मेन गेट बंद था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जो पहले नहीं था। अचानक पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सब इस होटल के मेहमान हो, हमेशा के लिए। मोहन और उसके दोस्तों के चेहरे पर घबराहट थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इस होटल से कोई बाहर नहीं जा सकता। होटल की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर सिकुड़ने लगती हैं, जैसे उन्हें कैद करने के लिए बढ़ रही हों। बचाओ! बचाओ! उनकी चीखें होटल की दीवारों से गूंजकर वापस आ जाती हैं और सब के सब हमेशा पागल होकर वहीं फंसकर रह जाते हैं। अरे बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, ये कुछ कर लेगी। अरे ये बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता नहीं इसे क्यों बुलाया है? ये सब ढोंगी होते हैं। आलिया, अगर तुम्हारा पति मेरे और मेरे काम का यूं ही अपमान करता रहा तो तुम्हारी बच्ची कभी नहीं बच पाएगी। मेरी बेटी पर कोई भूत सवार नहीं है। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये एक दिमागी बीमारी है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। करा सको तो करा लो अपनी बेटी का इलाज। नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए, मेरे पति को माफ कर दीजिए। आलिया, चुप रहो तुम। इन ढोंगियों से डरने की जरूरत नहीं है। और तू ढोंगी कहीं के, निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो बहुत मारूंगा। मनोज उस तांत्रिक को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है और फिर अपनी बेटी के बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करना शुरू करता है। मनोज एक साइकोलॉजिस्ट था और आलिया उसकी पत्नी थी।
मनोज साइंस को मानने वाला इंसान था और आलिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। पिछले कुछ महीने से जब उसकी बेटी रिया ने थोड़ा अजीब बर्ताव करना शुरू किया तो मनोज को तो समझ आ गया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का केस है, पर आलिया को ये किसी भूत का चक्कर लग रहा था। इसीलिए उसने एक माधव नाम के तांत्रिक को बुला लिया। हालांकि ये बात मनोज को पसंद नहीं आई और उसने तांत्रिक को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। आपको तो हर चीज दिमाग की बीमारी लगती है। अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें हर चीज में भूत दिखता है। हमारी बेटी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। मनोज रिया का इलाज करता रहता है और कुछ समय बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये दिमागी बीमारियां होती हैं जो इलाज से सही हो सकती हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो रिया? आज बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे काबू में है, वरना पहले तो अपने आप अजीबोगरीब थॉट्स आते रहते थे और मैं उनको रोक नहीं पाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। तू हमेशा ऐसी हंसती खेलती रहना। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी दुकान पता है, वो हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, मैं वहीं से ले आऊंगी। ओके, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। आलिया मिठाई लाने के लिए घर से निकल जाती है, पर इससे पहले कि दुकान पर पहुंच पाती, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे ओ देवी जी, सुनिए जरा, मैंने ये बेर खरीदे थे पर ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। क्या आप मुझे एक खाकर बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? हाँ लाइए, अभी बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, आप आराम से ये बेर खा सकते हैं। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए। ठीक है। आलिया जाकर मिठाई खरीदती है और फिर घर आ जाती है। वो लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। तभी रात में अचानक मनोज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आलिया बैठी हुई है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ हाँ ठीक है। किससे बात कर रही हो इतनी रात में? किसी से नहीं, सो जाओ तुम। अरे ये किस तरह से बोल रही हो तुम? ओह सॉरी बेबी, मम्मी का कॉल आ गया था ना, मैं अभी आती हूँ। ये इसे हो क्या गया है अचानक? फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह मनोज देखता है कि आलिया ने कान में ईयरफोन्स लगाया हुआ है तो वो कहता है, ये तुमने कान में ईयरफोन क्यों लगाया हुआ है? गाने सुन रही हो क्या? हाँ। ये कोई टाइम है गाने सुनने का? गाना सुनने का कोई टाइम नहीं होता है, अपने काम से काम रखो। तुम ठीक तो हो ना? कल रात से क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मनोज की ये बात सुनकर वो अचानक चल पड़ती है और जाकर एक चाकू उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ! आलिया एक बार फिर चाकू अपने हाथ पर मारती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो? मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अपना हाथ काटने लगी। मैं काटना नहीं चाहती थी, पर क्या? पर मेरा बहुत मन हो रहा था अपना खून देखने का। रिया, तुम्हें भी अपना खून देखना है? दिखाऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ आलिया। मनोज आलिया को रोक पाता उससे पहले ही आलिया रिया के पेट में चाकू मार देती है। मनोज ये देखकर रोने लगता है और रिया को पकड़ता है।
पर आलिया हंसने लगती है। क्यों बे मनोज, क्या लगता है मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई है या कोई भूत चढ़ा है? आलिया, तुम पागल हो गई हो। हटो सामने से। मुझे रिया को डॉक्टर के पास ले जाने दो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी। चुप, तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। आलिया प्लीज स्टॉप इट। तेरी पत्नी मेरे वश में है। ये तेरी पत्नी के जरिए मैं बोल रहा हूँ। कौन? वही जिसे तूने ढोंगी बोला था। क्या हुआ, याद नहीं आया? अभी रुक। ये बोलकर आलिया जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने माधव खड़ा होता है, वही तांत्रिक जो रिया पर से भूत उतार रहा था। क्या कहा था तूने मनोज कि अगर मैंने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो बहुत मारेगा? आजा और साले तूने क्या किया है मेरी पत्नी के साथ? मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो ढोंगी हूँ ना। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने आगे बढ़ता है, पर माधव आलिया से मनोज को रोकने को कहता है, तो आलिया आकर मनोज को पकड़ लेती है। आलिया मुझे छोड़ो, तुम इसकी बातें क्यों मान रही हो? होश में आओ। रिया को देखो, उसका खून निकल रहा है, वो मर जाएगी। आलिया, मनोज को मारो। आलिया मनोज को मारने लगती है। मनोज बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बुरी तरह से पीटती रहती है। ये वशीकरण है, तुम इससे नहीं बच सकते मनोज। तुमने मुझे ढोंगी कहा था ना। अब देखो मैं कितना पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची की जान बचा लो, वरना वो मर जाएगी। जाओ, रिया के घाव में हाथ डालकर उसे फाड़ दो। नहीं! आलिया जाती है और रिया के घाव में दोनों हाथों की उंगलियां डालकर उसे चीर देती है, जिससे रिया बुरी तरह तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। मनोज अपने आप को रोक नहीं पाता और आलिया को मारने लगता है। तांत्रिक कुछ नहीं बोलता, इसीलिए आलिया मार खाती रहती है। अरे बस करो मनोज, इतना ही गुस्सा आ रहा है अपनी पत्नी पर तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल किए देता हूँ। आलिया, जाओ, छत से कूद जाओ। रुक जा साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मनोज आलिया को छोड़कर माधव की तरफ भागता है और आलिया छत की तरफ चल पड़ती है। रुको आलिया, पहले अपने पति की जान लो, उसके बाद फिर खुद को मार लेना। आलिया वापस आने लगती है, पर तब तक मनोज माधव का गला पकड़ लेता है। आलिया पीछे से आती है और मनोज को चाकू मार देती है, पर मनोज माधव का गला नहीं छोड़ता। आलिया लगातार मनोज की पीठ पर वार करती रहती है, जिससे मनोज मर जाता है, पर तब तक वो माधव की जान भी ले लेता है। माधव के मरते ही वशीकरण टूट जाता है, पर जब आलिया अपने आसपास का नजारा देखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मनोज, रिया! होश में आने के बावजूद आलिया अपना गला काट लेती है और इस तरह एक परिवार एक सनकी तांत्रिक के घमंड और बदले के चलते बेमौत मारा जाता है।